नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल राजपूत और आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक सकारात्मक सोच की शक्ति, जिसके लेखक हैं नॉर्मन विंसेंट पील। चैप्टर नंबर 14, सहज ऊर्जा के लिए रिलैक्स रहें। अमेरिका में हर रात 60 लाख नींद की गोलियों की ज़रूरत पड़ती है ताकि अमेरिकी लोग सो सकें। यह आश्चर्यजनक तथ्य मुझे कई साल पहले एक औषधि निर्माता ने उस उद्योग के एक सम्मेलन में बताया था जहां मैं भाषण दे रहा था। हालांकि मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु बाद में मुझे इस विषय के विशेषज्ञों ने बताया कि दरअसल यह आंकड़ा वास्तविकता से कम था। दरअसल एक विश्वसनीय स्रोत ने मुझे बताया कि अमेरिका के लोग 1 करोड़ 20 लाख नींद की गोलियां हर रोज ले रहे हैं। इसका मतलब है आज हर 12वां अमेरिकी नींद की गोलियां लेकर सो रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि नींद की गोलियां लेने वालों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में 1000% बढ़ चुकी है। परंतु हाल ही में दिया गया एक वक्तव्य तो और भी हैरान करने वाला है। एक बड़ी दवा निर्माता कंपनी के अनुसार 70 खरब गोलियां वर्ष भर में बिक रही हैं, यानी कि हर रात 1.9 करोड़ गोलियां। कितने दुख की बात है। नींद तो प्रकृति का वरदान है ताकि हम तरोताजा हो सकें, अपनी थकान दूर कर सकें। हम सोचते हैं कि हर आदमी को दिन भर काम करने के बाद अपने आप शांति से चैन की नींद सोना चाहिए, परंतु ऐसा लगता है अमेरिकी जनता बेफिक्री से सोने की कला भी भूल चुकी है। दरअसल लोग इतने तनावग्रस्त हैं कि एक पादरी होने के नाते जिसे इस विषय में जांच करने के प्रचुर अवसर हैं, मैं यह रिपोर्ट करूंगा कि अमेरिकी लोग इतने नर्वस और तनावग्रस्त हैं कि अब यह लगभग असंभव है कि आप अपने प्रवचन से उन्हें सुला दें। कई साल से मैंने चर्च में किसी को सोते देखा हो और यह एक दुखद स्थिति है। वाशिंगटन के एक अधिकारी ने, जिसे आंकड़ों की माथापच्ची से प्रेम है, मुझे बताया कि पिछले साल अमेरिका में 75 खरब सिरदर्द हुए, यानी कि प्रति व्यक्ति एक साल में 50 सिरदर्द। क्या आपको इस साल इतने सिरदर्द हो चुके हैं? इस अधिकारी ने यह नहीं बताया कि वह इस आंकड़े पर कैसे पहुंचा, परंतु हमारी चर्चा के कुछ समय बाद ही मुझे एक रिपोर्ट दिखी कि पिछले साल औषधि उद्योग ने 11 मिलियन पाउंड एस्प्रिन बेची। शायद इस युग को एस्प्रिन युग कहना ठीक होगा, जैसा एक लेखक ने सुझाया है। एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार अमेरिका के अस्पताल का हर दूसरा बिस्तर ऐसे मरीज से भरा हुआ है जो किसी एक्सीडेंट या वायरस या किसी शारीरिक गड़बड़ी के कारण अस्पताल में भर्ती नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को व्यवस्थित और अनुशासित नहीं रखा। एक क्लिनिक में 500 मरीजों की सावधानी से जांच की गई और इनमें से 386 यानी कि 77% रोगी ऐसे थे जो मनोदैहिक रोगों से ग्रस्त थे, यानी इनकी शारीरिक बीमारी काफ़ी हद तक इनकी अस्वस्थ मानसिक अवस्था का परिणाम थी। एक और क्लिनिक ने अल्सर के बहुत से मरीजों का अध्ययन किया और यह बताया कि इनमें से आधे शारीरिक कारणों से नहीं बल्कि मानसिक कारणों से रोगी थे, यानी कि यह मरीज या तो ज़्यादा चिंता करते थे या फिर ज़्यादा नफरत करते थे, या इनमें अपराध बहुत ज़्यादा था या फिर वो तनाव के शिकार थे। एक अन्य क्लिनिक के डॉक्टर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि उनकी राय में असाधारण वैज्ञानिक विकास के बावजूद डॉक्टर अब सिर्फ विज्ञान की मदद से अपने मरीजों की 50 से भी कम प्रतिशत बीमारियां ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में मरीज अपने शरीर में अपने मस्तिष्क के बीमार विचार भेज रहे हैं। इन बीमार विचारों में सबसे प्रमुख है चिंता और तनाव। यह दुखद स्थिति इतनी गंभीर बन चुकी है कि हमारे मार्बल कॉलेजिएट चर्च में हमारे स्टाफ में 12 मनोचिकित्सक हैं जिनका नेतृत्व डॉक्टर इस्माइल ब्लैंटन कर रहे हैं। किसी चर्च के स्टाफ में मनोविश्लेषक क्यों? जवाब है यह कि मनोविश्लेषक एक विज्ञान है। इसका कार्य है निश्चित प्रमाणित नियमों और तरीकों के अनुसार मानव स्वभाव का विश्लेषण, निदान और उपचार। धर्मशास्त्र का सिस्टम है, रहस्यवाद का सिस्टम है और पूजा का सिस्टम है। यह नैतिक संहिताओं में काम करता है। यह नैतिक नियम इतने सटीक हैं कि इनका अधिक बार प्रमाण मिल चुका है कि अब समझ, विश्वास और अभ्यास की उचित स्थितियां मिलती हैं
तो इस धर्म को एक निश्चित विज्ञान की तरह लिया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति हमारे क्लिनिक में आता है तो पहला परामर्शदाता शायद एक मनोविश्लेषक होता है जो दयालुतापूर्ण और सावधानी भरे अंदाज में समस्या का अध्ययन करता है और मरीज को बताता है कि वह जो करता है वह क्यों करता है। यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। उदाहरण के लिए, आपको जीवन भर हीन भावना क्यों रही, या आप जीवन भर डर से क्यों पीड़ित रहे, या आपने विद्वेष को अपने अंदर क्यों पाला, आप हमेशा संकोच या कम बोलने वाले क्यों रहे, या आप मूर्खतापूर्ण काम क्यों करते हैं, या गलत काम क्यों करते हैं। आपके मानवीय स्वभाव की यह बातें बेवजह या अपने आप नहीं होती। आप जो करते हैं वह आप क्यों करते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और आपके जीवन अनुभव में वह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है जब आपको उस कारण का पता चल जाता है। आत्मज्ञान आत्म सुधार की शुरुआत है। आत्मज्ञान की प्रक्रिया के बाद मनोविश्लेषक मरीज को पादरी के पास भेज देता है जो उसे बताता है कि उसे जो करना चाहिए वह कैसे करना चाहिए। पादरी इस प्रकरण में वैज्ञानिक और सुनियोजित रूप से प्रार्थना, आस्था और प्रेम की चिकित्सा पद्धतियों का प्रयोग करता है। मनोविश्लेषक और पादरी अपने ज्ञान को इकट्ठे कर लेते हैं और अपनी चिकित्सा पद्धतियों को मिला देते हैं। तब इसका परिणाम यह होता है कि कई लोगों को नया जीवन और सुख मिलता है। पादरी मनोविश्लेषक होने की कोशिश नहीं करता, नहीं मनोविश्लेषक पादरी बनने की कोई प्रयास करता है। हर एक अपना काम करता है, परंतु हमें एक दूसरे के सहयोग में। इस तरीके में ईसा मसीह की मदद से सारे काम कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि हम सचमुच ईसा मसीह की मदद से सारे काम कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि हम सचमुच ईश्वर की मदद से सारे काम कर सकते हैं। जो आँख से देखी नहीं गई, जो कानों से सुनी नहीं गई, न ही जो मनुष्य के दिल में सोची गई है, वे वस्तुएं ईश्वर ने उन लोगों के लिए तैयार रखी हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। विश्वास करें, उनके विचार और प्रयोग के सिस्टम में विचार करें और विश्वास करें आप समस्त डर, नफरत, हीन भावना, अपराध बोध और हर तरह की पराजय को पार कर जाएंगे। दूसरे शब्दों में, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। आपने जिन चीज़ों को न कभी देखा है, न सुना है, न ही उनकी कल्पना की है, ईश्वर उन सभी चीज़ों को उन लोगों को देगा जो उनसे प्रेम करते हैं। क्लिनिक के काम में अक्सर तनाव की समस्या आती है। काफ़ी हद तक इसे हम अमेरिका की प्रमुख बीमारी कह सकते हैं, परंतु केवल अमेरिकी लोग ही तनाव के शिकार नहीं हैं। कुछ समय पहले रॉयल बैंक ऑफ कनाडा ने अपनी मासिक पत्रिका में इस समस्या पर हमें धीमा हो जाना चाहिए शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया और इसका मानना है कि यह मासिक पत्रिका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का परामर्शदाता होने का दावा नहीं करती है, बल्कि यह उस समस्या को तोड़ने का प्रयास कर रही है जो कनाडा में हर वयस्क व्यक्ति को परेशान कर रही है। और यह मैं जोड़ सकता हूँ कि अमेरिका में भी। बैंक की इस पत्रिका में लिखा है, हम सभी तेजी से बढ़ रहे मानसिक तनाव के शिकार हैं। हम आसानी से रिलैक्स नहीं हो पाते, हमारे नर्वस सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं, हम हर दिन भर भागदौड़ करते रहते हैं, देर रात तक काम करते हैं और इस तरह हम पूर्ण जीवन का आनंद नहीं ले पाते। हमें यह याद रखना चाहिए कि कार्लायल ने परिस्थितियों पर आत्मा की शांत विजय के बारे में कहा था। जब एक प्रसिद्ध बैंकिंग संस्था अपने ग्राहकों का ध्यान इस सत्य की तरफ दिलाती है कि वे जीवन में अपनी मनचाही वस्तु को हासिल करने में सिर्फ इसलिए असफल हो रहे हैं क्योंकि वे तनाव के शिकार हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से यह समय है कि इस स्थिति के बारे में कुछ किया जाना चाहिए। सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा में मैंने सड़क पर एक मशीन देखी जिस पर लिखा था, आपका ब्लड प्रेशर क्या है। आप इसके छेद में सिक्का डालकर बुरी खबर सुन सकते थे। अगर किसी देश में ऐसी जरूरत पड़ जाए कि कॉफ़ी की मशीन की तरह ब्लड प्रेशर की मशीनें सड़क पर आ जाएं, जिसमें सिक्का डालकर ब्लड प्रेशर देखा जाए, तो यह तो मानना ही पड़ेगा कि बहुत सारे लोग इस बीमारी के शिकार होंगे। तनाव कम करने का एक तरीका हर काम को इत्मीनान से करना है। हर काम को थोड़े धीमे करें, कम जल्दबाजी से करें और बिना तनाव के करें। मेरे मित्र ब्रांच रिकी, जो प्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ी हैं, ने मुझे बताया कि अगर कोई खिलाड़ी अधिक दबाव में रहता हो तो वे कभी ऐसे खिलाड़ी को अपनी टीम में नहीं लेंगे।
चाहे वह कितनी अच्छी तरह से हिट या फील्ड या रन कर सकता हो। सफल बिग लीग बेसबॉल खिलाड़ी बनने के लिए आपकी हर एक्शन और निश्चित रूप से आपके मस्तिष्क में सहज शक्ति का प्रभाव होना चाहिए। गेंद को हिट करने का सबसे प्रभावी तरीका सहजता से हिट करना है, जहां सारी मांसपेशियां लचीली हों और समन्वित काम शक्ति में काम कर रही हों। गेंद की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करिए। आप या तो इसे ठीक से नहीं कर पाएंगे या इसे बिल्कुल भी नहीं मार पाएंगे। यह गोल्फ, बेसबॉल और हर खेल के बारे में सही है। कई साल पहले वर्ल्ड सीरीज के गेम में बेसबॉल के महान हीरो टाई कॉब ने 4 होम रन हिट किए, जो एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे आज तक नहीं तोड़ा गया है। टाई कॉब ने जिस बैट से यह असाधारण काम किया था, उस बैट को उन्होंने मेरे एक दोस्त को तोहफे में दे दिया। मुझे इस बल्ले को अपने हाथ में लेने की अनुमति दी गई, जिसे मैंने काफ़ी श्रद्धा से लिया। गेम की भावना के अनुरूप मैंने अपने पोज को इस तरह से बना लिया जैसे मैं बैटिंग कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि मेरा बैटिंग पोज उस अमर खिलाड़ी की तरह कतई नहीं था। दरअसल मेरा मित्र, जो कभी खुद एक माइनर लीग बेसबॉल खिलाड़ी रह चुका है, हंसा और उसने कहा, टाई कॉब कभी इस तरह से बैटिंग नहीं करेगा। तुम बहुत कठोर हो, बहुत तने हुए हो। यह स्पष्ट है कि तुम ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हो। तुम मैदान में ज़्यादा समय नहीं टिक सकते। टाई कॉब को देखना बहुत सुंदर अनुभव था। आदमी और बल्ला एक हो जाते थे। यह लयबद्धता का अध्ययन था और दर्शकों को इस बात पर आश्चर्य होता था कि वह कितनी आसानी से स्विंग करता है। वह सहज शक्ति का मास्टर था। यह हर तरह की सफलता के बारे में सही है। उन लोगों का विश्लेषण करें जो सचमुच प्रभावी हैं, और वे हमेशा चीज़ों को आसानी से लेते नजर आएंगे जिसमें न्यूनतम प्रयास होंगे। ऐसा करने से वे अधिकतम शक्ति को मुक्त करते हैं। मेरा एक मित्र एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन है जो महत्वपूर्ण मामलों को निपटाता है और जिसकी रुचियां भिन्न हैं, परंतु वह हमेशा सहज दिखता है। वह हर काम को कुशलता से और जल्दी करता है, परंतु जल्दबाजी में नहीं करता। उसके चेहरे पर वह तनाव या परेशानी नजर नहीं आती जो उन लोगों के चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिख जाती है, जिनसे या तो उनका समय या उनका काम नहीं संभल रहा है। मैंने उससे उसकी सहज शक्ति के रहस्य के बारे में पूछा। वह मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, अरे नहीं, इसमें रहस्य जैसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने आप को ईश्वर की लय में लाने की कोशिश करता हूँ, बस इतना ही। हर सुबह नाश्ते के बाद उसने स्पष्ट किया, मेरी पत्नी और मैं शांति के लिए लिविंग रूम में जाते हैं। हम में से एक प्रेरणादायक सामग्री जोर से पढ़ता है ताकि साधना का मूड बन सके। यह कविता हो सकती है या किसी पुस्तक की कुछ पैराग्राफ। इसके बाद हम लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और अपने मूड और मानसिक स्थिति के हिसाब से प्रार्थना या साधना करते हैं। फिर हम इकट्ठे यह विचार करते हैं कि ईश्वर हमें शक्ति और शांत ऊर्जा भर रहा है। यह 15 मिनट का एक निश्चित कार्य है और हम इसे कभी नहीं छोड़ते। हम इसके बिना चल ही नहीं सकते। हम इसके बिना टूट जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप मुझे हमेशा यह अनुभव होता है कि मेरे पास अपनी ज़रूरत से अधिक ऊर्जा है और आवश्यकता से अधिक शक्ति है। इस कार्यकुशल व्यक्ति का यह कहना था जो सहज शक्ति प्रदर्शित करता था। मैं कई पुरुषों और महिलाओं को जानता हूं जो तनाव कम करने के लिए इसी या इसी तरह की तकनीकों का प्रयोग करते हैं। आजकल यह एक सामान्य और लोकप्रिय तरीका हो चुका है। फरवरी की एक सुबह में फ्लोरिडा के एक होटल के बरामदे में तेजी से जा रहा था। मेरे हाथ में डाक थी जो अभी अभी न्यूयॉर्क के ऑफिस से आई थी। मैं मध्य जाड़े की छुट्टियों को मनाने के लिए फ्लोरिडा आया था, परंतु मैं सुबह सबसे पहले डाक निपटाने की अपनी आदत नहीं छोड़ पा रहा था। जब मैं जल्दी में आगे बढ़ा और 2 घंटे तक उस डाक का जवाब देने की कोशिश काम की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए तो जॉर्जिया के एक मित्र ने मुझे रोका। वह आराम कुर्सी में अपने हेड को आंशिक रूप से अपनी आंखों के सामने करके बैठा हुआ था। उसने मुझे जल्दी में जाते देखकर रोका और अपनी धीमी और सुखद दक्षिणी लहजे में कहा, डॉक्टर, आप इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हैं? फ्लोरिडा के सूरज में ऐसा करना ठीक नहीं है। आप यहाँ आइए और इन आराम कुर्सियों में बैठिए और एक महान कला का अभ्यास करने में मेरी मदद करें। आश्चर्य से मैंने पूछा, एक महान कला का अभ्यास करने में आपकी मदद करूं? हाँ, उसने जवाब दिया, एक ऐसी कला जिसे अब लोग भूलते जा रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। अच्छा, मैंने पूछा, कृपया मुझे बताएं कि वह कला क्या है?
मैं यह नहीं देख पा रहा हूँ कि आप किस कला का अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, मैं कर रहा हूँ, उसने कहा। मैं सिर्फ सूरज की रोशनी में बैठने की कला का अभ्यास कर रहा हूँ। यहाँ बैठिए और सूरज को अपने चेहरे पर पड़ने दीजिए। इसकी गर्मी सुखद है और यह अच्छा लगता है। इससे आपको अंदर शांति का अनुभव होता है। क्या आपने कभी सूरज के बारे में सोचा है? उसने पूछा। यह कभी जल्दी में नहीं रहता, यह कभी रोमांचित नहीं होता। यह धीमे धीमे बस काम करता जाता है और कोई हल्ला नहीं मचाता। यह कोई बजर नहीं बजाता, किसी टेलीफोन का जवाब नहीं देता, कोई घंटी नहीं बजाता। यह सिर्फ चमकता रहता है और सूरज एक क्षण में ही इतना काम कर जाता है जो आप और मैं जिंदगी भर में भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए कि यह क्या करता है। इसकी वजह से फूल खिलते हैं, पेड़ बड़े होते हैं, धरती गर्म होती है, फल और सब्जियां बढ़ते हैं और फसल पकती है। यह पानी को ऊपर उठाता है ताकि वापस धरती पर गिर सके और यह आपको शांति का एहसास दिलाता है। मैंने पाया है कि जब मैं सूरज में बैठता हूँ और सूरज को अपने ऊपर पड़ने देता हूँ तो यह अपनी किरणों को मेरे अंदर भर देता है, जिससे मुझे ऊर्जा मिलती है। यानी कि जब भी मुझे समय मिलता है मैं सूरज की रोशनी में बैठ जाता हूँ। इसलिए अपनी डाक को किसी कोने में पटक दो, उसने कहा, और मेरे पास यहाँ आकर बैठो। मैंने ऐसा किया और जब आखिरकार मैं अपने कमरे में गया और अपने डाक पर काम किया तो मैंने उसे बहुत जल्दी निपटा दिया। छुट्टी बिताने की गतिविधियों के लिए और सूरज में बैठने के लिए अब मेरे पास बहुत लंबा दिन बचा रहा। तो आप भी थोड़ी देर रुकिए और इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगला चैप्टर बहुत जल्दी आपको मिले। आप इस अच्छा लगे ये चैप्टर आपको तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। आगे, जाहिर है मैं ऐसे बहुत से आलसी लोगों को जानता हूँ जो जिंदगी भर सूरज की रोशनी में बैठे रहे हैं। उन्होंने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया है, परंतु बैठने और आराम करने तथा सिर्फ बैठने में फर्क है। अगर आप बैठते हैं, आराम करते हैं, ईश्वर के बारे में सोचते हैं, अपने आप को उसकी लय में ले जाते हैं और उसकी शक्ति के प्रवाह के लिए अपने द्वार खोल देते हैं, तो यह बैठना आलस्य नहीं होता। दरअसल यह शक्ति को नवीन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। यह प्रबल ऊर्जा उत्पन्न करता है, उस तरह की ऊर्जा जो आपको शक्ति देती है, न ही उस तरह की ऊर्जा जो आपकी शक्ति छीन लेती है। रहस्य यह है कि आपका मस्तिष्क शांत हो, जल्दबाजी की हड़बड़ी की प्रतिक्रियाओं से बचा जाए और शांत चिंतन का अभ्यास किया जाए। कला का रहस्य है गति को धीमा करना और अपनी जिम्मेदारियों को ऊर्जा के कुशल संचालन के आधार पर निभाना। यह सलाह उचित है कि एक या दो काम में आने वाली योजनाएं बनाई जाएं, जिनके उपयोग द्वारा आप आरामदेह और सहज शक्ति के अभ्यास में विशेषज्ञ बन सकें। इस तरह की सर्वश्रेष्ठ योजनाओं में से एक का सुझाव मुझे कैप्टन एडी ने दिया था। वे एक बहुत वयस्क व्यक्ति हैं और वे अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह से निभाते हैं जिससे शक्ति के संचय का अभ्यास होता है। मैंने उनके रहस्य का एक तत्व संयोगवश ही खोज लिया था। मैं एक बार कैप्टन एडी के साथ टेलीविज़न प्रोग्राम की फिल्म बनवा रहा था। हमें आश्वासन दिया गया था कि हम जल्दी ही निपट जाएंगे और उनके पास काम इतना समय खाली बचा रहेगा कि अपने रोज़मर्रा के बाकी मामलों को निपटा सकें। बहरहाल रिकॉर्डिंग में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग गया। मैंने देखा कि कैप्टन रिकेनबेकर इस बात से जरा भी विचलित नहीं हुए। वे नर्वस या चिंतित नहीं हुए। वे इधर से उधर नहीं टहल रहे थे या चिंतित होकर अपने ऑफिस में धड़ाधड़ फोन नहीं कर रहे थे। इसके बजाय उन्होंने स्थिति को शांति से लिया। स्टूडियो में दो पुरानी आराम कुर्सियाँ थीं जिन्हें वहाँ पर दूसरे लोगों के लिए रखा गया था। वे एक आराम कुर्सी में बहुत ही आराम भरे अंदाज में बैठ गए। मैं हमेशा से एडी रिकेनबेकर का बड़ा प्रशंसक रहा हूँ और मैंने उनकी तनावहीनता पर टिप्पणी की। मैं जानता हूँ कि आप कितने व्यस्त हैं, मैंने कहा, और मुझे हैरानी हो रही है कि आप इतनी शांति और आराम से बैठे हुए हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं बहुत विचलित था क्योंकि मुझे कैप्टन रिकेनबेकर का इतना अधिक समय लेने का अफसोस हो रहा था। आप इतने अविचलित कैसे हैं, मैंने पूछा। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया,
आप जो सिखाते हैं मैं बस उसका पालन करता हूँ। इत्मीनान से रहने से फायदा होता है। मेरे पास यहाँ आराम से बैठो। मैंने दूसरे आराम कुर्सी को खींचा और खुद शांति से बैठ गया। फिर मैंने कहा, एडी, मैं जानता हूँ कि आपके पास कोई तकनीक होगी जिससे आप इस तरह की प्रभावी शांति हासिल कर पाते हैं। मुझे इस बारे में कृपया बताएं। वे एक विनम्र व्यक्ति हैं, परंतु वे मेरे बार बार कहने पर उन्होंने मुझे एक फार्मूला दिया जिसका वे अक्सर इस्तेमाल करते थे। मैं अब खुद इसका प्रयोग करता हूँ और यह बहुत ही प्रभावी है। इसका वर्णन इस तरह से किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। दिन में कई बार इसका अभ्यास करें। अपने शरीर के हर मांसपेशी को ढीला छोड़ दें। अपने आप को एक जेलीफिश मानें और अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। आलू के बड़े बर्लैप बैग की मानसिक कल्पना करें। फिर मानसिक रूप से उस बैग को काटने और आलूओं को बाहर निकालने की अनुमति देने की कल्पना करें। अपने आप को उस बैग की तरह मानें। खाली बर्लैप बैग से अधिक ढीला क्या हो सकता है? इस फार्मूला का दूसरा तत्व मस्तिष्क को खाली करना। दिन में कई बार अपने मस्तिष्क से सारे द्वेष, निराशा, कुंठा, क्रोध और तनाव को खाली करते रहें। जब तक आप नियमित रूप से अपने और अक्सर अपने मस्तिष्क को खाली नहीं करते, यह दुखद विचार वहाँ पर इकट्ठे होते रहेंगे जब तक कि एक बड़ा विस्फोट होने की स्थिति में न बन जाए। इन सभी तथ्यों को मस्तिष्क से खाली करते रहें क्योंकि ये आरामदेह शक्ति के प्रभाव में बाधा डालते हैं। तीसरी बात, आध्यात्मिक चिंतन करें। आध्यात्मिक चिंतन का अर्थ है नियमित रूप से अपने मस्तिष्क को ईश्वर की तरफ मोड़ना। कम से कम दिन में 3 बार अपनी आंखों को उन पहाड़ियों की तरफ ऊपर उठाओ जिससे आप ईश्वर की लय से तालमेल बिठा पाएंगे। यह आपको शांति से भर देगा। इस 3 बिंदु के कार्यक्रम ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं कुछ महीनों से इसका अभ्यास कर रहा हूँ। सहजता से सफल जीवन जीने और आरामदेह तरीके से रहने का यह एक बहुत अच्छा तरीका है। न्यूयॉर्क सिटी के मेरे मित्र डॉक्टर जेड से भी मैंने रिलैक्स रहने की तरीके के बारे में बहुत कुछ सीखा। जब उन पर काम का बहुत दबाव होता था, यानी जब उनका ऑफिस मर्जियों से भरा होता था और टेलीफोन की घंटी लगातार बजती रहती थी, तो वे अचानक काम बंद कर देते थे और अपनी मेज पर सिर रख देते थे और ईश्वर से स्वाभाविक और सम्मानपूर्वक चर्चा करते थे। मुझे उनकी प्रार्थना की शैली पसंद आई। वे मुझे बताते हैं कि यह प्रार्थना कुछ इस तरह की होती है, हे ईश्वर, मैं अपने आप को अधिक शक्ति से मैं धकेल रहा हूँ। मैं तनाव में हूँ। मैं लोगों को शांत रहने और आराम से काम करने की सलाह देता हूँ, इसलिए मुझे भी इसका अभ्यास करना चाहिए। आप मुझे शांति दें, शक्ति दें और मेरी नर्वस ऊर्जा को संचित करें ताकि मैं इन लोगों की मदद कर सकूं जो मुझसे मदद लेने आए हैं। वे 1 या 2 मिनट चुपचाप खड़े होते थे। इसके बाद ईश्वर को धन्यवाद देते थे और फिर इत्मीनान से अपने काम में पूरी शक्ति से जुट जाते थे। कई बार शहर में इलाज करने के लिए जाते समय वे ट्रैफिक जाम में फंस जाते थे। इन तनाव भरे विलंब के क्षणों को वे आराम करने के अवसरों में बदल लेते थे और ऐसा करने का उनका तरीका बहुत रोचक था। वे कार के इंजन बंद करके खुद को अपनी सीट में ढीला छोड़ देते थे, आराम से आंखें बंद कर लेते थे और सिर पीछे टिका लेते थे। कई बार तो वे सो भी गए। वे कहते हैं कि सोने के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं थी क्योंकि जब ट्रैफिक चालू हो जाता था तो पीछे के कार वाले अपने तेज हॉर्न से उनकी नींद खोल देते थे। ट्रैफिक के बीच में पूरी तरह आराम का यह दौर शायद 1 या 2 मिनट ही चल पाता होगा, परंतु इसमें उनकी ऊर्जा को नया करने की शक्ति होती थी। यह आश्चर्यजनक है कि दिन में कितने मिनट का प्रयोग आप आराम करने के लिए कर सकते हैं, चाहे आप जहाँ भी हों। अगर इन क्षणों में आप जानबूझकर ईश्वर की शक्ति को भी हासिल करें तो आप पर्याप्त आराम हासिल कर सकते हैं। आराम के समय की लंबाई से शक्ति नहीं मिलती, यह अनुभव की क्वालिटी पर निर्भर करता है। मुझे बताया गया है कि रॉजर बैब्सन, प्रसिद्ध सांख्यिकीविद, अक्सर एक खाली चर्च में जाते थे और वहाँ शांति में बैठते थे। शायद वे 1 या 2 भजन पढ़ते थे और ऐसा करने से उन्हें आराम मिल जाता था और उनकी ऊर्जा नई हो जाती थी। डेल कार्नेगी तनाव की अवस्था में अपने ऑफिस के
पास वाली चर्च में जाकर 15 मिनट तक प्रार्थनापूर्ण साधना किया करते थे। वे कहते थे कि वे जानबूझकर ऐसे समय में ऑफिस से जाते थे जब व्यस्तता सबसे ज़्यादा होती थी। इस तरह उन्हें यह एहसास होता था कि समय उन्हें नियंत्रित नहीं करता था, बल्कि वे समय को नियंत्रित कर रहे थे। इससे सतर्कता का भी पता चलता है ताकि तनाव नियंत्रण की सीमा से अधिक विकसित न हो जाए। एक रात वाशिंगटन से न्यूयॉर्क वाली ट्रेन में मेरी मुलाकात एक मित्र से हुई। यह व्यक्ति संसद सदस्य था और उसने बताया कि वह अपने जिले में जा रहा है, जहां उसे अपने मतदाताओं की एक सभा को संबोधित करना है। जिस विशेष समूह को वह संबोधित करने जा रहा था, वह उनके प्रति शत्रुता रखता था। उसने कहा, और शायद वे लोग उनके लिए स्थिति बहुत कठिन बनाने का प्रयास करेंगे। हालांकि वे लोग उनके जिले में कम संख्या में, परंतु फिर भी वे उनका सामना करने जा रहे हैं। वे अमेरिकी नागरिक हैं और मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। अगर वे मुझसे मिलना चाहें तो उन्हें मुझसे मिलने का अधिकार है। आप इस बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं लग रहे हैं? मैंने टिप्पणी की। नहीं, उसने जवाब दिया। अगर मैं चिंतित हो गया तो मैं तनाव में आ जाऊंगा और मैं इस स्थिति का अच्छी तरह से सामना नहीं कर पाऊंगा। क्या आपके पास इस तनावपूर्ण स्थिति का सामना करने का कोई खास तरीका है? मैंने पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया। काफ़ी शोरगुल होगा, परंतु मेरे पास तनाव में आए बिना इन स्थितियों का सामना करने का तरीका मौजूद है। मैं गहरी सांस लूँगा, शांति से बात करूँगा, गंभीरता से बोलूँगा और सबके प्रति मित्रता और सम्मान दिखाऊँगा। अपने गुस्से पर काबू रखूँगा और ईश्वर में विश्वास रखूँगा कि वे सब कुछ ठीक कर देंगे। मैंने यह महत्वपूर्ण तथ्य सीखा है। संसद सदस्य ने आगे कहा कि आप हर स्थिति में रिलैक्स्ड रहें, शांत रहें, दोस्ताना रवैया रखें, आस्था रखें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आमतौर पर आपकी सफलता तय है। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि यह संसद सदस्य बिना तनाव में के रहता होगा और काम करता होगा। इससे भी अधिक यह है कि अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करता होगा। जब हम पॉलिंग न्यूयॉर्क में मेरे फार्म पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे तो मैंने एक कारीगर को बेलचा चलाते हुए देखा। वह रेत के ढेर पर बेलचा चला रहा था। यह एक सुंदर दृश्य था। कमर तक नंगे बदन, उसका पतला और मांसपेशी शरीर सटीक और समन्वित करने से तरीके से काम कर रहा था। बेलचा पूरी लय से उठता था और गिरता था। वह ढेर में बेलचे को धकेलता था, अपने शरीर को उस पर टिकाता था और रेत में उसे गहराई में धकेलता था। फिर एक साफ और मुक्त श्वसन से यह ऊपर आता था। रेत बिना लय टूटे सही जगह पर पहुंच जाती थी। एक बार फिर बेलचा रेत में जाता था। एक बार फिर वह अपना पूरा शरीर उससे पर टिकाता था और एक बार फिर बेलचा आर्क बनाते हुए आसानी से उड़ जाता था। ऐसा लगता था जैसे कोई आदमी उस कारीगर की गति की लय में गा सकता था और सचमुच यह आदमी काम करते हुए गा रहा था। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब फोरमैन ने मुझे बताया कि उसे वह अपने सर्वश्रेष्ठ कारीगरों में से एक मानता है। फोरमैन ने बताया कि वह एक अच्छे स्वभाव का, सुखी और मज़ेदार आदमी है जिसके साथ काम करना सुखद अनुभव है। वह एक रिलैक्स्ड आदमी था जिसने आसानी से सफलता हासिल करने की कला में विशेषज्ञता हासिल कर ली थी। इत्मीनान पुनर्रचना का परिणाम है और पुनर्रचना की प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए। इंसान को शक्ति के उस निरंतर प्रवाह से जुड़े रहना चाहिए जो ईश्वर से प्राप्त होती है और उसे दोबारा ईश्वर के पास नवीनीकरण के लिए भेजना चाहिए। जब कोई इस सतत पुनर्रचनात्मक प्रक्रिया की लय में जीता है तो वह आराम करने और आसानी से सफलता हासिल करने की कला को सीख लेता है। अब इस कला में निपुण कैसे हुआ जाए? यहाँ 10 नियम बताए गए हैं जिनके द्वारा आप अपने कठिन समय को आसान काम में बदल सकते हैं। इन आजमाए हुए तरीकों का प्रयोग करें और कठिन काम को आसान बना लें। ये तरीके आराम करने और सहज शक्ति देने में आपकी मदद करेंगे। नंबर 1, अपने आप को एटलस न मानें जिसके कंधे पर सारी दुनिया का बोझ लदा हुआ है। ज़्यादा तनाव न पालें, अपने आप को ज़्यादा गंभीरता से न लें। नंबर 2, अपने काम को पसंद करने का पक्का इरादा कर लें, तब आपके लिए यह काम हम्माली के बजाय आनंद बन जाएगा। शायद आपको अपना काम बदलने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बदल लीजिए
और आपका काम भी आपको अच्छा लगने लगेगा। अपने काम की योजना बनाएं। नंबर 3, योजना के हिसाब से काम करें। योजना के अभाव के कारण ही यह भावना उत्पन्न होती है कि हम पर काम का बहुत बोझ है। नंबर 4, अपने सारे कामों को एक साथ करने की कोशिश न करें, बल्कि एक एक करके काम करें। एक सलाह माने, मैं यह एक काम करूंगा। नंबर 5, सही मानसिक रवैया रखें। याद रखें कि आपका काम मुश्किल है या कठिन, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप इसे मुश्किल समझेंगे तो यह मुश्किल होगा, और अगर आप इसे आसान समझेंगे तो यह आपको आसान लगेगा। नंबर 6, अपने काम में कुशल बने। ज्ञान ही शक्ति है। सही तरीके से काम करना हमेशा ज़्यादा आसान होता है। नंबर 7, रिलैक्स्ड रहने का अभ्यास करें। इत्मीनान से किया गया काम हमेशा बेहतर होता है। ज़्यादा प्रयास न करें, तनाव में न आए, हर चीज़ को इस इत्मीनान से लें। नंबर 8, अपने आप को इस तरह से अनुशासित करें कि जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल पर न टालें। पेंडिंग काम इकट्ठे होने पर आपको अपना काम ज़्यादा मुश्किल लगने लगता है। अपने काम को योजना और शेड्यूल के हिसाब से करें। अपने काम के बारे में प्रार्थना करें। नंबर 9, ऐसा करने से आप रिलैक्स भी होंगे और आपकी कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। नंबर 10, अदृश्य पार्टनर का सहारा लें। यह आश्चर्यजनक है कि वह आपके बोझ को कितना कम कर देता है। ईश्वर हर जगह है। वह आपके ऑफिस, फैक्ट्री, स्टोर या किचन में भी मौजूद है। वह आपके काम के बारे में आपसे ज़्यादा जानता है। उसकी मदद से आपका काम आसान हो जाएगा। मैं कपिल राजपूत, और आप सुन रहे हैं सकारात्मक सोच की शक्ति, जिसके लेखक हैं नॉर्मन विंसेंट पील। ये चैप्टर आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाला चैप्टर लोकप्रिय कैसे बने बहुत जल्दी आपको मिले। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।